नमस्कार। खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया में यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। हाल के हफ्तों में यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, दागी 200 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन, कम से कम 6 लोगों की मौत, ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। राजधानी कीव समेत कई इलाकों में बिजली गुल और पानी की आपूर्ति हुई ठप। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले, 60 से अधिक लोगों की मौत, वाहनों से उतारकर पंजाबी मूल के लोगों को गोलियों से भूना गया, थाना, रेल और गैस पाइपलाइन को बनाया गया निशाना। अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गाजा संघर्ष के बाद अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद इजराइल लेबनान सीमा पर रही शांति, लेकिन तनाव बरकरार। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर जताई चिंता। मध्य गाजा को खाली करने के इजरायली आदेश के बाद बड़े पैमाने पर पलायन जारी। दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। रणनीतिक साझेदारी को और अधिक उन्नत और व्यापक बनाने पर हुआ विचार विमर्श। आर्थिक संबंधों की मजबूती के साथ साथ साझा विकास और समृद्धि के लिए जताई गई प्रतिबद्धता। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के चलते वियतनाम में राजनीतिक उथल पुथल बरकरार। संसद ने सरकार में एक और बड़े फेरबदल को दी मंजूरी। अक्टूबर में नए राष्ट्रपति के नाम पर लगेगी मुहर। 2 साल से भी कम समय में तीसरी बार राष्ट्रपति की होगी नियुक्ति। और सबसे पहले खबर अमेरिकी महाद्वीप से। और सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत में भारत और अमेरिका की भागीदारी के प्रति बाइडेन की प्रतिबद्धता को सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन समेत विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राष्ट्रपति जो बाइडेन से चर्चा की है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में राष्ट्रपति जो बाइडेन को जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर थे। शांति और स्थिरता की बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर से हिंदुओं की सुरक्षा पर खासा जोर दिया है। तो बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है। फोन पर हुई इस बातचीत में भारत अमेरिका के संबंधों को और इस संबंधों की प्रतिबद्धता को सराहा है। और जो बाइडेन की जो प्रतिबद्धता है भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की, उसकी भी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। यूक्रेन के अलावा अनेक वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। प्रधानमंत्री के हालिया यूक्रेन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोलोदिमिर जेलेंस्की से जो मुलाकात हुई, उस बारे में भी चर्चा हुई। भारत ने स्पष्ट किया कि शांति और स्थिरता के बहाली के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भी कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासतौर से हिंदुओं की सुरक्षा पर जोर दिया है। बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर भी चर्चा हुई है। यानी कि अनेक क्षेत्रीय वैश्विक महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है। ये फोन पर हुई बातचीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए संबंधों को मजबूत करने में जो बाइडेन की प्रतिबद्धता की सराहना की। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं अपने संवाददाता अमृतपाल सिंह से। अमृत, अगर देखें तो बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई है, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, चाहे वो यूक्रेन की हालिया यात्रा के बारे में, किन किन प्रमुख मुद्दों पर बातचीत और क्या कुछ इसके कूटनीतिक संकेत भी? देखिए, राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया और जैसे आपने बताया कि पूरा एंटायर गैमेट डिस्कस हुआ। एक तो आपके अपने बायलैटरल टाइज
और प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद किया राष्ट्रपति बाइडेन का। हो रही है कि जो उनकी कमिटमेंट थी इंडो यूएस को लेके और कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, और उसको जो मजबूती प्रदान हुई उनकी टर्म में। दूसरी बात उन्होंने जो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पे बात की, उस पर अहम था यूक्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असेसमेंट शेयर की उनसे, और वो अपनी जो यात्रा थी यूक्रेन की और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ जो मुलाकात हुई उसका अपनी असेसमेंट शेयर की, और दोनों साइड्स ने रीइटरेट किया कि पीस को जल्दी वापस लाना चाहिए। ये जरूरत है कि शांति जल्दी बहाल हो, जो लॉन्ग लास्टिंग शांति हो। दूसरी बात, बांग्लादेश की स्थिति डिस्कस हुई। ये सबसे अहम था क्योंकि भारत सबसे बड़ा नेबर है, बांग्लादेश का पड़ोसी है, और इसलिए ऑब्वियस है कि भारत एक बड़ा प्लेयर है और जो बांग्लादेश में होता है उसका इफेक्ट। तो दोनों साइड्स ने बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है उस पर भी बातचीत की। अश्विनी जी अमृत, निश्चित तौर से भारत की एक बड़ी चिंता है, क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश की अगर बात करें, जिस तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यकों और खास करके हिंदुओं को निशाना बनाया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साफ संकेत भी दिया जाना कि वहाँ पर किसी भी स्तर से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की करे वर्तमान कार्यकारी सरकार। जी बिल्कुल, ये इस बारे में दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई कि बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर किया जाए सबसे पहले। दूसरा, सिक्योरिटी माइनॉरिटीज की, खास करके हिंदुओं की सिक्योरिटी, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटीज काफी अंडर अटैक है वहाँ। तो इस पर प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन से बात की, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा प्लेयर है, और तो के बीच में बातचीत हुई। जी, और एक तीसरी बात मैं बताना भूल गया था कि क्वाड को लेकर बातचीत हुई कि कैसे क्वाड को और आगे उसकी रूपरेखा कैसे की जाए और उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। याद करें कि आज ही सुबह प्रधानमंत्री ने एंथनी अल्बनीजी से बात की, जो ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का मेंबर है। तो ये टेलीफोन वार्ता आज सुबह ही प्रधानमंत्री अल्बनीजी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में हुई थी। तो क्वाड का भी जिक्र आया राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस मुलाकात पर, और उस संस्था को, उस फ्रेमवर्क को कैसे मजबूत किया जाए, इस बारे में दोनों नेताओं में बात हुई। जी अमृत, अगर देखें तो यूक्रेन पर बातचीत, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति बातचीत, और एक बड़ी भारी चिंता रहती है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जिसको कहते हैं कि निर्बाध नौवहन की, नेविगेशन वहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके। क्वाड के देश जो उसमें शामिल हैं, क्वाड के देशों में भारत, अमेरिका और अन्य देशों के सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करने पर भी जिस तरीके से एक फ्रेमवर्क के तहत लगातार बातचीत होती रहती है, उस संदर्भ में भी बातचीत हुई। जी बिल्कुल, देखिए क्वाड का पर्पस एसेंशियली यही था कि इंडो पैसिफिक का जो थिएटर है उसमें एक फ्री फेयर रूल ऑफ लॉ हो, नेविगेशन अनइम्पीडेड हो, और फ्री फेयर एक इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर वहाँ मौजूद हो, किसी की यूनिलैटरलिज्म ना चले, और ये रूल बेस्ड ऑर्डर वहाँ पर होना चाहिए। हमने देखा कि जिस तरह का यूनिलैटरलिज्म चाइना इम्पोज करता है, वो सिर्फ उस एरिया के कंट्रीज को ही नहीं फर्क पड़ता, उससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सी नेविगेशन वहां से गुजरती हैं। दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड का हिस्सा जो समुद्री जहाजों के रास्ते वहां से गुजरता है, तो वो एरिया एक तो सिक्योर हो, दूसरा किसी का यूनिलैटरलिज्म ना हो, और वो रूल्स बेस्ड हो। तो क्वाड को स्ट्रेंथन करने के लिए ही मतलब इस एरिया को, इस इंडो पैसिफिक थिएटर को स्ट्रेंथन करने के लिए ही क्वाड का पहले जिक्र आया था, फिर धीरे धीरे ये एक होंद में आई। और दोनों लीडर्स ने आज जब बात की तो इसके कॉन्टूर्स, क्योंकि ये अभी भी एक्सपैंडिंग है, इसका रोल, अपना नेचर एक्सपैंडिंग है, तो उस बारे में दोनों लीडर्स की बातचीत हुई। जी अमृत, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया जाना, एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड डायनेमिक्स जो है, जो
चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है, उसमें भी भारत की महत्ता और महत्वपूर्ण स्थिति को बताता है, क्योंकि एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के भूमिका के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी यात्रा करके ट्रेन से पोलैंड से वो यूक्रेन पहुंचे थे। पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी। तो मुख्यतया एक कहीं ना कहीं पूरा भारत के एक कूटनीतिक रूप से और शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में एक नए तरीके से अपेक्षा पूरे विश्व को होती। जी बिल्कुल, आप जब ये कहते हैं दैट कि आप इस मसले का हल जंग के मैदान पे नहीं ढूंढ पाएंगे, आप उसका हल डिप्लोमेसी और बातचीत के थ्रू ढूंढ पाएंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? आप एसेंशियली एक वॉइस ऑफ रीजन बन रहे हैं कि देखें, आपको इसका, आप ऐसे लड़ते रहेंगे तो हो गए 2.5 साल आपको लड़ते, इससे मिलना फाइनली कुछ है नहीं, नुकसान अपना भी कर रहे हैं, आपके भी बच्चे मर रहे हैं। जब गए थे राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी उस मार्टोलॉजी एक्सपोजिशन पर, जो बच्चों को समर्पित है, जो जंग में मारे गए मासूम बच्चे, उनका कोई रोल ही नहीं होता, जंग हो रही है, उनको वो खामियाजा भुगतते हैं बेचारे। तो आप अपना भी नुकसान करा रहे हैं, अपने मासूम बच्चे मरवा रहे हैं, आप दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। आपकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, कुछ कंट्रीज भुखमरी की कगार पे आ गए, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, कईयों की इकोनॉमीज अनफ्लोट हो गई। तो जब आप ये सारी चीजें करते हैं, कहते हैं, और आपको दुनिया समझती है कि आप वॉइस ऑफ रीजन है। दूसरी बात, आप एक स्ट्रेंथ लेके आते हैं, ग्लोबल साउथ आपकी लीडरशिप मानता है, आपकी ग्रोइंग, आप वेस्ट आपकी बात सुनता है, रूस आपकी बात सुनता है। आप जी अमृत, राष्ट्रपति बाइडेन तो नहीं बात करते, राष्ट्रपति पुतिन या राष्ट्रपति जेलेंस्की तो नहीं करते। तो आप ऐसी एक यूनिक पोजीशन पे हैं जहां दोनों साइड आपकी बात सुनती है, माने चाहे ना माने वो बात अलग है, पर कम से कम सुनती हैं और गौर से सुनती हैं, आपको इनवाइट करती हैं। तो राष्ट्रपति बाइडेन का भी प्रधानमंत्री मोदी से बात करना इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दों पर, क्योंकि वो अमेरिका रियलाइज करता है कि आपके एक तो पॉलिटिकल, बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है भारत की इस संघर्ष को कहीं शांति में तब्दील करने की। भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। यूक्रेन के हालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में बातचीत हुई और साथ ही साथ बांग्लादेश में मौजूदा हालात और अल्पसंख्यकों पर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भारत ने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की, अपनी स्टैंड भी क्लियर किया। और दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में, क्वाड क्षेत्र में और साथ ही साथ बांग्लादेश की स्थिति पर, यूक्रेन की स्थिति में सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से हल सुनिश्चित करने का और शांति स्थिरता को साबित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। अब रुख करते हैं यूरोप की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और तेज होती नजर आ रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमले शुरू किए हैं और इससे पहले यूक्रेन की सेना की ओर से भी रूस पर ड्रोन हमले किए गए थे। रूस के सेरातोव के एक इलाके में ड्रोन टकराया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। रूस पर यह यूक्रेन का 9/11 जैसा हमला माना जा रहा है। उधर कीव में भी कई धमाके सुने गए। ऐसा माना जा रहा है कि यह जंग और भीषण रूप ले सकती है। पिछले कई दिनों से अपनी सरजमी कुर्स्क पर मुश्किल का सामना कर रहे रूस ने सोमवार को यूक्रेन के कीव समेत दूसरे क्षेत्रों में ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से हमला कर अपना इरादा बता दिया। इन हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। ये हाल के हफ्तों में यूक्रेन के खिलाफ रूस का सबसे बड़ा हमला है। कीव समेत दूसरे क्षेत्रों में रूस ने करीब 100 मिसाइलें दागी, जबकि 100 से अधिक ड्रोन हमले किए। हमले के कारण बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई और पानी की आपूर्ति भी बाधित हुई है। वहीं रूसी हमले में राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को भी निशाना बनाया गया है। जापोरिजिया से रिवने तक 10 क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कीव क्षेत्र में एक जल विद्युत संयंत्र को निशाना बनाया गया, जिसमें एक बांध क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं राष्ट्रीय पावर ग्रिड ऑपरेटरों को सिस्टम को चालू रखने के लिए आपातकालीन ब्लैकआउट के लिए मजबूर होना पड़ा। बिजली आपूर्ति का प्रभाव पड़ोसी देश मोल्डोवा में भी देखा गया।
मोल्डोवा बिजली नेटवर्क यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। हमलों के मद्देनजर शहर प्रशासन ने आश्वेश्वली के अभेद्य स्थान खोलने की योजना की घोषणा की, जहां लोग अपने संचार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज कर सकते हैं। इस तरह के पॉइंट 2022 में खोले गए थे, जब रूस ने हफ्तों तक यूक्रेन ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। यह सबसे बड़े हमलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की 100 से अधिक मिसाइलें और लगभग 100 ड्रोन हमले किए गए। ऊर्जा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। पश्चिमी यूक्रेनी शहर लुत्स्क के मेयर के अनुसार शहर में एक ऊंची आवासीय इमारत पर हमला किया गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। जैसे ही हमले का सायरन बजा, कीव के हजारों लोग शरण के लिए मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा हो गए। लंबे हवाई हमले के अलर्ट और बड़े हमले के दौरान मैं यहाँ आता हूँ। अब ये आदत सी हो गई है। लोग जमा होते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, आनंद उठाते हैं और चलते चले जाते हैं। वहीं क्रेमलिन ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की घुसपैठ का जवाब दिया जाएगा। कीव के साथ बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने मॉस्को और कीव के बीच किसी प्रकार की युद्ध विराम वार्ता की अटकलों को खारिज कर दिया। इस समय बातचीत का विषय काफी हद तक अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। मीडिया में विभिन्न संपर्कों के बारे में बहुत सारी रिपोर्टें हैं और उनमें से कोई भी सही नहीं है। पोलैंड ने कहा यूक्रेन पर रूसी बमबारी के दौरान सोमवार सुबह एक ड्रोन संभवतः उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। पोलैंड का कहना है कि मलबा पोलिश क्षेत्र में गिरा हो सकता है, जिसकी तलाश जारी है। इसी बीच रूस में अधिकारियों ने रविवार रात और सोमवार सुबह यूक्रेन से ड्रोन हमलों की सूचना दी है। मध्य रूसी क्षेत्र सेराटोव में हुए ड्रोन हमले में 2 आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रविवार रात से सोमवार सुबह तक मध्य सेराटोव और यारोस्लाव क्षेत्रों सहित कुल 22 यूक्रेनी ड्रोन हमलों को विफल किया गया। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को कहा कि मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के रूसी मूल के संस्थापक पावेल ड्यूरो को फ्रांस में चल रही न्यायिक जांच के तहत गिरफ्तार किया गया है और इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। एक्स पर मैक्रों का बयान ड्यूरो की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि करता है। पावेल पर टेलीग्राम पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के आरोप हैं। अधिकारियों का दावा है कि पावेल टेलीग्राम पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त उपायों को लागू करने में विफल रहे हैं। टेलीग्राम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। टेलीग्राम का कहना है कि पावेल ड्यूरो को कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि टेलीग्राम पर धोखाधड़ी, ड्रग्स की तस्करी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आतंकवाद और साइबर बुलिंग जैसी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं। टेलीग्राम ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और इन्हें बेतुका भी बताया है। लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देश बुल्गारिया में मात्र 3.5 साल में 7वां आम चुनाव होने जा रहा है। राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने गठबंधन सरकार पर सहमति बनाने में अपने राजनीतिक दलों की विफलता के बाद सोमवार को बुल्गारिया में 27 अक्टूबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की है। राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने निवर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री दिमितार घेवचेव द्वारा प्रस्तावित कार्यवाहक कैबिनेट को मंजूरी देने के बाद कहा कि वो 27 अक्टूबर को शीघ्र चुनाव कराने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे और मंगलवार को संसद को सूची सौंपेंगे ताकि मंत्री अपनी शपथ ले सके। साल 2021 में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के कारण 3 बार के प्रधानमंत्री रहे बायको बोरिसोव की सरकार गिरने के बाद से देश में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है। दक्षिणी आइसलैंड के ब्रीडामेर कुरजोकुल ग्लेशियर में एक दर्दनाक घटना देखने को मिली। दरअसल बीते रविवार को आइसलैंड में एक बर्फ की गुफा के ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग लापता हो गए। जिस समय यह घटना हुई उस दौरान पीड़ित ग्लेशियर के नीचे गुफा में थे। बताया जा रहा है कि पीड़ित कई देशों के 25 सदस्यीय समूह का हिस्सा था। पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि जो 2 लोग लापता हैं उनके बर्फ के नीचे फंसे होने की आशंका है। हालांकि लापता लोग मूल रूप से किस देश के हैं इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। वहीं हादसे से प्रभावित इस क्षेत्र में राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज।
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत आज कई भीषण हमलों से दहल उठा। ये हमले थाना, रेल लाइन सहित कई वाहनों पर भी हुए। हमले में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हैं। हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। ये संगठन अक्सर पंजाबी मूल के लोगों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में थाना, रेल लाइन, वाहनों पर हुए हमले में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हमलावरों ने मुसाखेल जिले के राजमार्ग को बंद कर यात्रियों को बसों और ट्रकों से उतारकर उनकी शिनाख्त की और उन्हें गोलियों से भून दिया। मारे गए लोगों में अधिकतर पंजाबी मूल के हैं। इन लोगों को गोली मारने से पहले इनका बाकायदा ID कार्ड चेक किया गया। इस हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 9 लोग घायल भी हुए हैं। हमलावरों ने 21 गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया है। इन हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। ये संगठन अक्सर पंजाबी मूल के लोगों को निशाना बनाता है। इस बीच पाकिस्तान के सुरक्षा बलों द्वारा बलोच विद्रोहियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में कम से कम 12 लोगों को मार गिराने का दावा किया गया है। उधर बलूचिस्तान के ही कलात जिले में सशस्त्र हमलावरों की गोलीबारी में पुलिसकर्मी सहित 10 लोग मारे गए हैं। हमलावरों ने बोलान इलाके में एक रेलवे ट्रैक को भी उड़ा दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। डेरा बुक्ती इलाके में एक गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। ये हमले प्रतिबंधित अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा लोगों को राजमार्गों से दूर रहने की चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले से पहले अप्रैल में भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, जिसमें लोगों की पहचान कर गोली मारी गई थी। तब बलूचिस्तान के नुश्की के पास ID कार्ड चेक करने के बाद 9 लोगों को गोली मार दी गई थी। मारे गए लोग पंजाब से थे। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि बंटवारे के समय उन्हें जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। बलूचिस्तान की सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। वो अपने आप को अलग देश के तौर पर देखते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सत्ता में पंजाबियों का दबदबा है और वो लगातार। और इजराइल हमास के बीच जारी जंग में लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने रविवार को तड़के इजराइल के सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन हमले किए। जवाब में इजराइल ने हमले को विफल करने के लिए लेबनान पर लगभग 100 जेट विमानों से हमला किया। मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अगले 48 घंटे के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया। मौजूदा स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गहरी चिंता जताई। इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल द्वारा एक दूसरे पर की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गहरी चिंता व्यक्त की है। एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इन हमलों से नागरिकों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह ने रविवार तड़के इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। जवाब में इजराइल ने हमले को विफल करने के लिए लेबनान पर लगभग 100 जेट विमानों से हमला किया। मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अगले 48 घंटे के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों से साबित हो गया है कि इजराइल ने दुश्मन के हमले से निपटने की शक्ति खो दी है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि वो तनाव को कम करने का प्रयास कर रहा है। दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। हम उस परिणाम को टालने के लिए काम करना जारी रखे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि कल रात की घटनाएं इतनी तूल ना पकड़ लें कि क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए।
And our hope is that the events of last night हमले के दूसरे दिन दोनों तरफ तनाव अब भी है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। दोनों ओर से फिर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बैरूत हवाई अड्डे पर यातायात सामान्य हो गया है। हवाई अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। एक दिन पहले कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी थी या इसमें देरी देखी गई थी। जॉर्डन और फ्रांस ने सोमवार तक अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। 2 दिन पहले मुझे डर था कि कहीं मेरी फ्लाइट छूट ना जाए, लेकिन चीजें तुरंत शांत हो गईं और लोग सामान्य रूप से आ जा रहे हैं। उधर गाजा में इजरायली सेना द्वारा मध्य गाजा के दीर अल बलाह को खाली करने के नए आदेश के बाद लोगों का पलायन क्षेत्र से जारी है। आईडीएफ का कहना है कि वो क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूह हमास और अन्य समूहों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रही है। दीर अल बलाह नगर पालिका का कहना है कि इजराइल के निकासी आदेश के बाद अब तक 2,50,000 लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। आईडीएफ ने क्षेत्र के निवासियों से तुरंत पश्चिम की ओर जाने का आदेश दिया था। क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा केंद्र अल अक्सा अस्पताल खाली हो गया है, जहां मरीजों के साथ साथ सैकड़ों हजारों निवासियों और विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी थी। गाजा में युद्ध विराम इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए संभावित समझौते पर मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त होने की खबर है। खबरों में बताया जा रहा है कि मध्यस्थों द्वारा प्रस्तुत बिंदुओं पर ना तो हमास और ना ही इजराइल सहमत हुआ है। हमास और इजराइल एक दूसरे से सीधे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका, कतर और मिस्र। तो खबर दुनिया के आज के अंत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।